Hello students, in previous class I have explained you about the oxidation state. How D block elements show different oxidation state like Mn. Mn show variable of oxidation state like +2, +3, +4, +5, +6 and +7. Similarly, all other D elements shows different variable oxidation state. Now we have learned about a transition element which does not accept variable oxidation state like scandium and zinc. Scandium which show only +3 oxidation state, while zinc show only +2 oxidation state. Okay. Now today we are going to learn about the electrode potential. How different trend follow in the M3+ to M2+. That means किस तरीके से क्या वैल्यूज होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम M2+ से M3+ के अंदर चेंज करते हैं. जिंक शो करता है M2+ से M3+ की बहुत ज़्यादा वैल्यू. इसका रीज़न क्या है? Zn2+ यहाँ पर शो कर रहा है (3D10). ओके, अब Zn2+ से Zn3+ में कन्वर्ट होने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी. 3+ में कन्वर्ट होना दैट मीन्स 3D9 का बनना है. एंड ये जो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इसकी हाईएस्ट होती है. जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है दैट मीन्स उसको होने में उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है. नेक्स्ट Mn का Mn के अंदर क्या होता है? Mn2 पॉजिटिव है. दैट मीन्स वो क्या शो कर रहा है? D5 कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है. अब D5 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या बता रही है कि ये भी स्टेबिलिटी है. तो ये Mn2 पॉजिटिव भी Mn3 पॉजिटिव के अंदर जल्दी से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. लेकिन Fe2 पॉजिटिव, बताओ क्या Fe2 पॉजिटिव जल्दी से Fe3 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? 3D5. अब 3D5 के अंदर क्या आ जाता है? हाफ फिल स्टेबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है. हाफ फिल स्टेबिलिटी मीन्स ये जो पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन था वो किसके अंदर चेंज हो गया है? सिंगल इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है. इसलिए Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट होना बहुत इजी होता है. एंड क्या शो करता है? वो लो वैल्यूज़ को शो करता है. नेक्स्ट यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ गिवन है. जैसे स्कैंडियम के लिए अगर हम वैल्यू देखेंगे M3+ से M2 पॉजिटिव बहुत लो वैल्यू है दैट इज़ 0.37, वो भी माइनस में. ठीक है. एंड सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू यहाँ पर किसकी देखने के लिए मिल रही है? कोबाल्ट की हाई वैल्यू देखने के लिए मिल रही है M3+ से M2 पॉजिटिव के लिए. ठीक है. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या ये ईज़िली कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. इन्हीं के बेसिस पर इनकी ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसी के ही बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कौन सा एजेंट किसके तरीके से काम करने वाला है. क्रोमियम 2+ एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से वर्क करेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से वर्क करेगा. उसकी हेल्प से पता लगाया जा सकता है.
नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का क्या मतलब है? एक ऐसी एंथैल्पी जिसकी वजह से वो जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसके अंदर जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनकी हाई एंथैल्पी होती है। रीज़न क्या है हाई एंथैल्पी होने का? क्योंकि इनकी क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड बनाते हैं आपस में। फिर इसके बाद 4D एंड 5D सीरीज़, 4D एंड 5D सीरीज़ की एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है, इवन 3D सीरीज़ के कंपैरिजन में भी हाई होती है। तो उसका रीज़न क्या है कि 4D एंड 5D सीरीज़ की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होती है? इसका रीज़न है क्योंकि इनका जो साइज़ होता है, साइज़ कंपैरेटिवली लार्ज होता है एंड इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग देखने के लिए मिलती है, ठीक है, ज़्यादा मेटलिक कैरेक्टर आ जाता है। हमने पढ़ रखा है डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो ये अच्छे मेटल बॉन्ड्स बना पाते हैं, जिसकी वजह से जितने भी 4D 5D सीरीज़ के कंपाउंड्स होते हैं उसमें एक मेटल मेटल बॉन्ड हमें देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन 3D सीरीज़ के कंपाउंड्स में ज़रूरी नहीं है कि मेटल मेटल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ 4D एंड 5D सीरीज़ के बीच में एक मेटल मेटल बॉन्ड ज़रूर होगा। नेक्स्ट रिएक्टिविटी, 3D सीरीज मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द 4D एंड 5D सीरीज। इसका रीज़न क्या है? सेम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट ये फॉर्म कर लेते हैं डाइवेलेंट कैटाइन, लेकिन ये जो टेंडेंसी है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। रीज़न क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी और हीट ऑफ एटमाइजेशन वो हाई होती है। फिर कॉपर एक बहुत ही यूनिक बिहेवियर शो करता है। कॉपर के अंदर ये जो कॉपर है एसिड्स के साथ ईजिली रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, मतलब रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ ये किसके साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है? नाइट्रिक एसिड के साथ लिबरेट करता है। या फिर अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं वो भी हॉट, तब जाकर कॉपर क्या रिलीज़ करता है? हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि Cu से Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए बहुत अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। अब Cu है, Cu की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखती हूँ तो Cu की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? 3D10 4s1, ठीक है। तो Cu प्लस में तो ये ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा। Cu प्लस से क्या मतलब है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन तो ईजिली यहाँ पर लूज़ कर देगा। ये 4s1 का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये ईजिली लूज़ कर देगा एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 3D10। बट जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा उसके बाद हम चाहते हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से लूज़ कर दें, तो लूज़ करने के लिए अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? यहाँ पर 3D9, एक और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। दैट मीन्स इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। 3D10 10 के अंदर फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। तो फुलफिल स्टेबिलिटी होने की वजह से ये क्या शो करता है?
इस तरीके से फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है। फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये हायर स्टेबिलिटी को शो करता है एंड Cu2+ में ये ईजिली कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, ये एनर्जी हाइड्रेशन एंथैल्पी से भी ओवरकम नहीं हो पाती है। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या थी, में एनर्जी रिलीज कर देता है, तो Cu2+ का साइज छोटा है, ठीक है, एज कंपेयर टू Cu, फिर भी ये इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ओवरकम नहीं कर पाती है। ये जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाने के लिए, ठीक है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से जो Mn, Ni और जिंक है वो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज़ को नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन स्टेबलाइज कर देता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। फ्लोरीन के हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड इतनी ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने के लिए मिलती है, लेकिन फ्लोरीन के अंदर वो एबिलिटी नहीं होती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, MnF4 में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या बना लेता है, Mn2O7। यहाँ पर अगर मैं Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देख रही हूँ तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है यहाँ +7, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर चेक कर रही हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगी +4। तो इससे क्या पता चल रहा है, फ्लोरीन की एबिलिटी नहीं है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करवाने के लिए, जबकि ऑक्सीजन की एबिलिटी होती है। ऑक्सीजन की एबिलिटी क्यों है एंड फ्लोरीन की क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है, या फिर ब्रिज की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ब्रिज मतलब एक मेटल एंड नेक्स्ट मेटल के बीच में एज अ ब्रिज का काम कर सकता है, उनको कंबाइन करने का काम कर सकता है यहाँ पर। फिर इस तरह से कुछ आयंस के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट देखने के लिए मिलती है। जैसे वेनेडियम में 5 में एग्जिस्ट कर सकता है, क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होती है, एंड इन सब के अंदर ये कैसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टेट्राहेड्रल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स में। यहाँ पर इनकी शेप्स कैसी होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी। ये डिफरेंट ऑक्साइड्स है मेटल की। अब देखो Mn ऑक्सीजन के साथ कितनी सारी ऑक्साइड्स को फॉर्म कर रहा है। ओके, मैग्नीज की यहाँ अगर हम ऑक्साइड्स देख रहे हैं तो मैग्नीज की यहाँ क्या क्या ऑक्साइड्स हमें देखने के लिए मिल रही हैं, Mn2O7, MnO2, Mn2O3, डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं एंड कंपैरेटिवली टू अदर्स यहाँ पर Mn की बहुत सारी ऑक्साइड्स देखने के लिए मिलती है। क्वेश्चन अराइज होता है, वाई Cr2+ इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं Cr2+ की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रही हूँ तो Cr2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, D4, एंड Mn3+ की कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं तो Mn3+ की भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, D4। सो Cr2+ रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करता है, लेकिन Mn3+ किसकी तरीके से काम कर रहा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है यहाँ पर, कि दूसरे को रिड्यूस करता है एंड खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। खुद ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। अब जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, D3, ठीक है, एंड यहाँ D4 के अंदर ऑक्सीडाइज्ड होने का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स खुद रिड्यूस हो रहा है एंड एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी D5 के अंदर। अब ये तो हमें पता है कि D5 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है कि ये प्रॉपर D5 आ जाती है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम क्यों कर रहा है। लेकिन D4 के अंदर D3 स्टेबल क्यों है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑर्बिटल होती हैं 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये जो 5 ऑर्बिटल होती है इनकी सेम एनर्जी होती है, लेकिन किसी और की प्रेजेंस में, कोई लीगेंड आने की प्रेजेंस में ये जो एनर्जी लेवल होते हैं ये एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं इस तरीके से। इन 3 की एक एनर्जी हो जाती है, इन 2 की एक एनर्जी हो जाती है। जो 3 सेम एनर्जी को शो करते हैं उनको बोला जाता है T2G, एंड जो 2 एक एनर्जी लेवल को शो करते हैं उनको बोला जाता है EG। तो इस तरीके से T2G एंड EG के अंदर लेवल्स डिवाइड हो जाते हैं। इनके बारे में हमें चैप्टर 9 के अंदर पढ़ना है। तो यही एक रीज़न है कि D3, अब यहाँ पर ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है इन 3 ऑर्बिटल्स के अंदर फिल हो जाते हैं। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से Cr2+ एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से एक्ट करता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वाई Cr2+ इज रिड्यूसिंग एजेंट। Okay, thank you. Keep study and stay safe.